आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में हम लोग टीजीटी, पीजीटी को कोर बिंदु में रखते हुए हम लोग या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं या दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाने के संभावना बनी रहती है। तो आपकी ये क्लास जो होती है वो 7:30 से होती है। जो आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रहा है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दोस्तों बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा ही पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। A to Z जितने भी नोट्स होते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में, सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वैलिडिटी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम की है। इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका दोस्तों सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की फीस जो रखी गई है केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 94 15 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। दोस्तों, अगर जो आप ईमानदारी से मेरी एप्लीकेशन पे 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास रोज देख रहे हैं और 1 घंटे या 2 घंटे दोस्तों आप रोज हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो विश्वास मानिए कि कुछ ही महीनों में, मतलब जब तक आपका एग्जाम आने वाला होगा तब तक आपके पूरे इकोनॉमिक्स एक बार नहीं 2 बार रिवाइज भी हो जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी को अपनाइए। साथ ही साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीजीटी और टीजीटी का 10-10 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे दोस्तों 1250 प्रश्नों का संग्रह आपको दोस्तों दिया जा रहा है। ठीक है, 1250 प्रश्नों का संग्रह दिया जा रहा है 10 टेस्ट पेपर के माध्यम से। एक टेस्ट में 125 क्वेश्चन होंगे जैसा कि पीजीटी में पूछा जाता है, और टीजीटी के लिए एक पेपर में 65 क्वेश्चन मैंने रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है आप लोगों के लिए, और ये अकॉर्डिंग टू द आपके सिलेबस है। और जो इसकी फीस रखी गई है वो केवल और केवल 300 रुपये रखी गई है दोस्तों। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना इवेल्युएशन करिए आज से लेकर के एग्जामिनेशन के दिन तक। आपको 10 टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इस 1250 क्वेश्चन का आपको PDF भी प्राप्त करवा दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न जो होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एक एक प्रश्न चुन के मेरे द्वारा लाया गया है। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको अगर जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं, या आपको दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा इस नीचे दिए गए नंबर पे 300 रुपीज़ गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। सेशन का पहला प्रश्न ये रहा कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब कीन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बृष्टि शर्मा जी, प्रभु कुमार जी। चलिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर किया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आपसे नंबर क्या होगा भाई? हाँ ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं और कोई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब आप किन साहब को पढ़ेंगे तो उन्होंने ये बात कहा है कि अगर जो आपकी कुल निवेश व्यय जो है वो निश्चित है, ठीक है, तब आप क्या करिए कि अगर जो आप बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे, अपने बचत को जब आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो निवेश की क्षमता आपकी होगी वो कम हो जाएगी। जो पैसा आप निवेश करने वाले होंगे उसको बचा करके आप अपने पास रख लेंगे। तो जब निवेश कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा, और उत्पादन अगर जो कम हो जाएगा तो जो आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय है
इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए पहले, उसके बाद क्लास को हम लोग तेजी से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि किन्स प्रभाव का संबंध है। चलिए भाई बताइए कि किन्स प्रभाव का संबंध किससे है। चलिए कि किन्स प्रभाव का संबंध है, ठीक है। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है, थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए। फिर अब हम लोग तेजी से आगे मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये किन्स प्रभाव की बात बोल रहा है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये किन्स प्रभाव की बात करें दोस्तों तो ये अल्प रोजगार की व्याख्या करता है। किन्स प्रभाव को जब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग तरलता जाल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, किन्स को देखे नहीं तब तक तरलता जाल की तरफ चले गए। ये किन्स के प्रभाव की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये अल्प रोजगार की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना प्रारंभ हो गया है। क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है। चलिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लिया करिए, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी मुंडेल साहब की तरफ जा रहे हैं, रॉबर्ट मुंडेल, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट मुंडेल। और पुस्तक से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मैं इसी अनुसार पे से आपके सेशन को करवाता भी हूँ कि एक सेशन में एक या दो पुस्तक का नाम चला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए कि मांग की पूरकता के विचार का प्रारंभ माना जा सकता है, ठीक है। मांग की पूरकता का विचार का प्रारंभ कहां से माना जा सकता है बेसिकली आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मांग की पूरकता, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मांग की पूरकता मतलब मांग होगा तो पूर्ति होगा। मांग अपनी पूर्ति का सृजन, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, से साहब को बोल रहे हैं, से के बाजार नियम से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। से साहब क्या कहते हैं, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो मांग की पूरकता अर्थात मांग व पूर्ति में संबंध दोस्तों है, इसका जो विचार का प्रारंभ है ये से के बाजार नियम से ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि किन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। चलिए बताइए, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि केन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो केन्सियन रोजगार सिद्धांत है या जो आय सिद्धांत है, इसके अंतर्गत केन्स कहते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान है और इसको ये क्या करते हैं, एक असामान्य अवस्था मानते हैं, ठीक है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी की बात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ही तो बोल रहे हैं ना सभी लोग, बी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि केन्सियन रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त करता है, ठीक है। केन्सियन रोजगार सिद्धांत जो है इसमें जो समग्र मांग वक्र है वो क्या व्यक्त करता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, आप अगर जो इस अवस्था में है कि आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट किया करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो ओपन होगा और प्रश्न को सॉल्व करने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न को अटेम्प्ट भी जरूर किया करिए, मतलब उत्तर भी उसका जरूर दिया करिए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ
बहुत सारे लोग बी की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग बी की तरफ जा रहे हैं। और कोई और है जो बताएगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ मैक्सिमम। थोड़ा सा और ट्राई करिए, हो सकता है बी ठीक ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी प्रत्याशित बिक्री आगम की बात करेंगे दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो केंसियन रोजगार सिद्धांत है, इसमें समग्र मांग जो व्यक्त करता है वो प्रत्याशित बिक्री आगम को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ना कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि केंसियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है भाई? केंसियन रोजगार सिद्धांत में जो निवेश फलन है वो किसकी व्याख्या करता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों निवेदन है जरूर कर दिया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई? और कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी केवल स्वायत्त निवेश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि केंसियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन जो होता है ये केवल स्वायत्त निवेश की व्याख्या करता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो स्वायत्त निवेश होता है वो आय के प्रति क्या होता है? बेलोचदार होता है। ये आय के प्रति क्या होता है दोस्तों? बेलोचदार होता है। या अगर जो आय में कोई परिवर्तन होता है तो इस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होगा। चलिए, ये क्लासिकीय समष्टि अर्थव्यवस्था में अगर जो मौद्रिक मजदूरी में कमी आ जाएगी तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपने पीकू साहब को पढ़ा होगा, ठीक है, पीकू के बारे में आपने जाना होगा, जानते होंगे, तो पीकू साहब ने ये कहा था कि अगर जो आप मौद्रिक मजदूरी में कटौती करेंगे ना तो उसमें जो आपका रोजगार होगा, रोजगार का स्तर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। मतलब मजदूरी में आप एक ऐसी भाषा में समझ लीजिए आराम से याद रखने के लिए कि आप मजदूरी में कटौती करेंगे, श्रमिकों को कम मजदूरी देंगे, तो जो मजदूरी कटेगा उससे आप और श्रमिकों को रख सकते हैं। तो इस तरीके से रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि क्लासिकीय समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में अगर जो गिरावट आती है तो इसका परिणाम क्या होगा कि रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। गिरावट आएगी तो वो मजदूरी जो दी जाएगी, मजदूरी कटौती की जाएगी, वो अन्य श्रमिकों को दी जाएगी जो नए रोजगार की प्राप्ति करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? चलिए, कौन सी मान्यता ऐसी है जो क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी देखिए लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है, तो निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, ठीक है। तो देखिए बहुत प्यारा सा ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? तो दोस्तों इन्होंने मुद्रा को तटस्थ नहीं माना है। और तटस्थता का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्होंने मुद्रा को स्थिर नहीं माना है, मुद्रा को इन्होंने परिवर्तनशील माना है, न कि स्थिर माना है। तटस्थ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो आसान भाषा में समझिए कि स्थिरता की भाव यहाँ पे बात हो रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है, यानी कोई भी आयात निर्यात नहीं हो रहा है,
पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है और लोचपूर्ण कीमतें भी हैं, लेकिन इन्होंने मुद्रा तटस्थता की बात नहीं की थी। अगला प्रश्न कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? चलिए, गलत नहीं करना है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि वो साम्य दर की तरफ जाएंगे, वो सोचेंगे भैया ये संतुलन की दर होगी। ठीक है, देखिए पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आएगी इसे दोस्तों प्राकृतिक दर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आती है अर्थात संतुलन लाती है उसे हम प्राकृतिक दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक नाम से नहीं जानते, प्राकृतिक दर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है? चलिए, जो क्लासिकल विकास का सिद्धांत है उसमें कौन सी एक बातें नीचे दी गई हैं जो वो सत्य है आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। तो जो क्लासिकल विकास सिद्धांत है उसमें दोस्तों क्या कहा गया? ठीक है, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया है कि जो आपको मजदूरी दी जा रही है, जो आपको मौद्रिक मजदूरी दी जा रही है वो आपके जीवन निर्वहन मजदूरी के बराबर है। अर्थात जो आपको मजदूरी मिल रहा है ना, उस मजदूरी से आप अपने जीवन जीने के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही केवल कर सकते हैं, आप विलासिता और लग्जरी जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मौद्रिक मजदूरी जो होगा वो जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर होगा। मतलब जो आपको मजदूरी दी जाएगी वो इतनी ही दी जाएगी जिससे आप अपनी जिंदगी को जीने के आवश्यक साधन को जुटा पाए। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला, श्रम की पूर्ति वक्र के विपरीत दिशा में झुकते हुए होने का कारण क्या है? चलिए भाई बताइए कि श्रम का पूर्ति वक्र के विपरीत दिशा में झुकते हुए होने का कारण क्या है? चलिए, बढ़िया प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, मैं फिर आप लोग को अवगत करा रहा हूं कि जो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम डिले होगा, ये आपकी एक भ्रांति है। एग्जाम डिले नहीं होने वाला है। सरकार को इस बात को दिखाना है कि हमने रोजगार सरकार गठन होने के बाद दिया है। ठीक है, तो अगर जो आप ये सोच के मौन है, आराम है, परिश्रम आराम से बैठे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम में डिले होगा, तो ये आपकी एक क्या है? भ्रांति है। आप अपने दिमाग में भ्रांति पाल रहे हैं। बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्द दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो, अगर जो कोई बहुत बड़ी अटकलें लग जाती है तब बात अलग की है। अदरवाइज जैसी कि चीजें अभी चल रही हैं वैसी चीजें नहीं, तो आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और आप मान के चलिए दोस्तों कि 85 से 90 दिन है और एक स्ट्रेटेजी को अपनाइए और उसी स्ट्रेटेजी पे आप बने रहिए। और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं, बस आप इतना कृपा करिएगा कि एप्लीकेशन पे जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं उन सारी क्लासेस को आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। वहाँ पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं सारे नोट्स को आप पढ़िएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों जो टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मैं इसीलिए डाला हूँ कि एक बार अटेम्प्ट करिए, दो बार अटेम्प्ट करिए, तीसरी बार देखिए कितना का सही हुआ, चौथी बार देखिए कितना सही हुआ, बार बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो दोस्तों इतना करिए और YouTube पे प्रैक्टिस करिए। इससे बाहर दोस्तों आपको कहीं भी कुछ पूछने वाला नहीं है। और दोस्तों एक दो प्रश्न अपवाद हो जाएंगे। और अगर जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन आप लोग भी जरूर ले लीजिए दोस्तों। आपको 2000 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करने पड़ेंगे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस सेम नंबर पे आप मुझे कॉल या
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि आराम द्वारा कार्य को प्रतिस्थापित करना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो श्रम का पूर्ति वक्र के विपरीत दिशा में झुके होने का कारण ये होता है कि व्यक्ति क्या करता है, कार्य के द्वारा, आराम के द्वारा कार्य को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब आराम नहीं करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी ने सुझाव दिया। कौन सा सुझाव दिया भाई, बताइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी ने सुझाव दिया। कौन सा सुझाव दिया भाई? ठीक है, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया था, बिल्कुल ठीक है आप लोग की बात। कार्य द्वारा आराम को प्रतिस्थापित करेगा ना भाई। देखिए ये गलतियां होती हैं, जो ये गलती मैंने पढ़ने में थोड़ा सा कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा कि आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे तब ना आप आराम को हटाएंगे, बाकी आराम हटा के तब कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कार्य करेंगे और आराम को त्यागेंगे, तो ये वाला जो सुटेबल होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी ने क्या सुझाव दिया, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था भाई, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? से साहब ने क्या कहा कि बेरोजगारी दूर कैसे होगी भाई, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि आप क्या करिए, अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश करिए। जब आप अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश करेंगे ना, तो एक तरफ एक जो श्रमिक होगा ना, वो रोजगार की प्राप्ति करेगा, और जब वो रोजगार की प्राप्ति करेगा तो वहीं दूसरी तरफ जब रोजगार से उसको श्रम के बदले पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, तो उस मजदूरी को, उस पैसे को से वो क्या करेगा, मांग करेगा। ठीक है, तो एक तरफ उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, अर्थात पूर्ति बढ़ेगी, और दूसरी तरफ क्या होगा कि मांग बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम जो है आपका, वो जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके 2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, उससे डिले नहीं जाएगा, जैसा कि अभी तक परिस्थिति दिख रही है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कि शून्य आधार बजट की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, चलिए बताइए। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो इजी सी बात है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि 1970 में पीटर ए पायस या पायर ने दोस्तों क्या दिया था, शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया था, और इसमें इन्होंने कहा था कि बजट बनाते समय हमको प्रत्येक मद पे विचार इस प्रकार से करना चाहिए कि वो मदें क्या है, नई हैं, हमको पुराने आंकड़ों को नहीं देखना है। ठीक है, हमको अपने से नए आंकड़े बनाने हैं, गत वर्षों में, मतलब पिछले वर्षों के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को हमको फॉलो नहीं करना है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा बराबर होता है, प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है भाई बताइए, प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, चलिए बताइए, बढ़िया सा प्रश्न है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है, प्राथमिक घाटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, प्राथमिक घाटा क्या होगा कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, अगर जो उसमें से हम घटा दें किसको, ब्याज भुगतान को, तो वही तो हमारा प्राथमिक घाटा होगा ना भाई। मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी पेन लिख रखे रहिए और इन सारी चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन करके रिवीजन किया करिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इससे। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटे में से जब हम
ब्याज भुगतान को घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मौद्रिक नीति आरबीआई अर्थात देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति की बात हो रहा है, अर्थात सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो सरकार का एक तरीके से क्या उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए, क्या उद्देश्य होता है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि हो, बिल्कुल ठीक है, आर्थिक वृद्धि हो, हमारा आर्थिक विकास हो, रोजगार में वृद्धि हो और कीमतों में क्या है, स्थिरता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर जी कीमतों में स्थिरता क्यों आएगी? तो मतलब कीमतों में स्थिरता आने का मतलब ये नहीं है कि कीमत एक ही तरीके से बनी रहे। मतलब ये है कि जो अमीर है या जो गरीब है, इसके बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए। ऐसा ना हो कि अमीर को उस मुद्रा से बहुत ज़्यादा लाभ हो और गरीब को क्या हो कि मतलब लाभ की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो कीमतों की स्थिरता यहाँ पे इसकी बात होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ बजट के राजस्व आय का स्रोत नहीं है? चलिए, ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ बजट के आय राजस्व आय का स्रोत नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित सीना या रेज यानी अधिकृत वसूली। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 100% आपकी बात ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है कि राजस्व आय का स्रोत नहीं है। तो भारतीय सरकार द्वारा अर्जित जो अधिकृत वसूली होती है वो कैसे सरकार का राजस्व हो सकता है? ठीक है, वो सरकार का कैसे राजस्व हो सकता है? अगर जो भारतीय रिजर्व बैंक अर्जित कर रहा है, अधिकृत कर रहा है, तो अधिकृत वसूली ये राजस्व में कैसे जा सकती है? मतलब गवर्नमेंट के पास कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती है ना। तो बी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया? चलिए, भारत में सेवा कर जो है वो भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। सेवा कर की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं और कोई? ए की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी ए की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा चेलैया कमेटी को, ठीक है, चेलैया कमेटी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भारत में सेवा कर वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रारंभ हुआ था चेलैया समिति की संस्तुति के आधार पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस समय दोस्तों 3 सेवाओं को लिया गया था, टेलीफोन, सामान्य बीमा और स्टॉक ब्रोकर्स। इस पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसी आधिक्य को क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, बताइए। सरकार अपनी राजस्व आय, सरकार को आय कहाँ से मिलता है और सरकार खर्च कहाँ पे करता है? सरकार को आय मिलता है, सरकार को आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कर है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा क्या है? आंतरिक ऋण है और बाह्य ऋण है। ठीक है, खर्च कहाँ पे करता है? कल्याणकारी योजनाओं पे, जिससे लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके। साथ ही साथ में देश के संरचनात्मक विकास पे, अर्थात स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, परिवहन पे, ठीक है, इन सारी चीजों पे क्या करता है कि सरकार खर्च करता है। आय प्राप्त करता है कर से, सरकारी ऋण, आंतरिक ऋण से, बाह्य ऋण से, और खर्च करता है दोस्तों संरचनात्मक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पे। ठीक है,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। डी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये होता है दोस्तों राजस्व घाटा, मतलब सरकार को जितना आय मिल रहा है उससे ज्यादा ये व्यय कर दे रहा है, तो उसके बीच का जो अंतर आएगा वही होता है राजस्व घाटा। चलिए अगला, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत का संबंध किसमें है, यानी किससे है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। फ्रीडमैन साहब की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों ये। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको अगर जो कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको इधर उधर से कहीं भी किसी भी कंटेंट को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है दोस्तों। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे जितना कंटेंट दिया जा रहा है और जितना कंटेंट मेरे द्वारा यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, इससे अलग आपको एग्जामिनेशन में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन दोस्तों अपवाद तो हो सकते हैं, वो हमेशा अपवाद होते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई भी आपको चीज़ें ऐसी नहीं मिलेगी जो यहाँ से ना मिले। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे दोस्तों, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, ठीक है। जब करेंट, एक बात और है कि जब आपका एग्जाम करीब आएगा तो मैं करंट को भी कवर करा दूंगा, करंट की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, डी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत का संबंध जो है ये मुद्रा की मांग से संबंधित है। और मिल्टन फ्रीडमैन किस विश्वविद्यालय के थे भैया? ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कथन से मिल्टन फ्रीडमैन असहमत होगा? चलिए, फ्रीडमैन किस कथन से असहमत है बताइए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, और दोस्तों थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है, ठीक है, सभी लोगों से, कि निम्न में से किस कथन से मिल्टन फ्रीडमैन असहमत है, ठीक है। फ्रीडमैन किस कथन से असहमत होंगे भाई बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, सी की तरफ, और कोई? ठीक है, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों फ्रीडमैन साहब क्या कहते हैं? फ्रीडमैन साहब यही तो कहते हैं ना, एक लाइन की बात कहते हैं कि जो मुद्रा की मांग का निर्धारण होता है वो वास्तविक चरों के द्वारा होता है, न कि मौद्रिक चरों के द्वारा होता है। यही तो कहते हैं ना मिल्टन फ्रीडमैन साहब अपने सिद्धांत में यही कहते हैं ना कि जो मुद्रा की मांग होती है इसका निर्धारण वास्तविक चरों के माध्यम से होता है, न कि दोस्तों मौद्रिक चरों के माध्यम से। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि व्यापार चक्रों को निष्कोण अर्थात स्मूथ करने में मौद्रिक नीति के सक्रिय उपयोग के लिए सीमित क्षेत्र है। नहीं भैया, सीमित क्षेत्र की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, बताइए, बढ़िया प्रश्न है। चलिए, कि शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को हम लोग मौद्रिकवादी अर्थशास्त्रियों के नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन जो है ये अग्रणीय है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो हो गया दोस्तों शिकागो स्कूल, और दूसरा दोस्तों होता है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री, ठीक है। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में कौन अर्थशास्त्री आते हैं जरूर कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री आते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए बताइए।
और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो डेविन जेट्टी ने दोस्तों मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले 16वीं शताब्दी में दिया था, और इसके बाद दोस्तों डेविड ह्यूम आते हैं, बाद में एडम स्मिथ आते हैं, मिल आते हैं, फिशर आते हैं, मार्शल आते हैं, पिगू आते हैं, रॉबर्टसन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन पहले दोस्तों सबसे पहले डेविन जेट्टी ने 16वीं शताब्दी में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कि मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को क्या कहा जाता है? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आपने फिशर प्रभाव पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि फिशर प्रभाव जो है ये मुद्रास्फीति और मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को व्यक्त करता है। अब फिर बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये मुद्रास्फीति समझ में नहीं आता है। तो मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई आती है। ठीक है, महंगाई आती है, सामान्य भाषा में ये महंगाई है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या है? ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को दो भागों में एक तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक पहला लागत जन्य मुद्रास्फीति, और दूसरा होता है दोस्तों मूल्य जन्य मुद्रास्फीति, कीमत जन्य मुद्रास्फीति। पहले में क्या होता है कि जब वस्तुओं के लागतों में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, वस्तुओं की लागतों में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन महंगा होता है, और उत्पादन महंगा होता है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों कि लोगों के पास क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा कीमतों पर क्या करते हैं कि क्रय करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी कीमतों में वृद्धि आ जाती है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न रहा कि अर्थव्यवस्था में बचत दर जो है 21% है, 21% वार्षिक है, तथा पूंजी उत्पाद अनुपात जो है दो संबंधी एक में है, तो अधिकतम आय वृद्धि होगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अर्थव्यवस्था में बचत दर कितनी है? 21% वार्षिक है, तथा पूंजी उत्पाद अनुपात जो है दो संबंधी एक है, तो अधिकतम आय वृद्धि की दर कितनी होगी? बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पे, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है ना? ठीक है, उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो कहेंगे कि सर 2 नंबर 4 नंबर से गड़बड़ हो गया। कंसंट्रेट करिए क्लास पे। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आय वृद्धि दर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? यस अपान जी होता है। आय वृद्धि दर इज इक्वल टू क्या होता है? आय वृद्धि दर इज इक्वल टू एस अपान जी होता है। एस क्या होता है दोस्तों? एक्स जो होता है ये क्या होता है दोस्तों? बचत की दर होती है। यस क्या होता है? बचत की दर। कितना दिया है? 21। और जो जी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? जी जो होता है पूंजी उत्पाद अनुपात, अर्थात ये कितना दिया है? 2 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। और देखिए दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी कभी हम बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं और कहते हैं कि इस बार तो कुछ ही हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं चाहे कुछ हो जाएगा सिलेक्शन लेना है। 2 दिन 2 रात क्या करते हैं? रूम बंद करके खूब पढ़ते हैं,
24 घंटे में 12 घंटा पढ़ते हैं, 14 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 दिन के बाद उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर जो आपके अंदर है ना तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। ठीक है, हमारे दिमाग में आपको पता है एक दिन में हजारों लाखों थॉट आते हैं। थॉट को कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी लगता है कि यार आज मौद्रिक नीति को पूरा पढ़ लेंगे, कभी लगता है कि यार पहले माइक्रो पढ़ लें, फिर मैक्रो पढ़ लें, फिर विनिमय दर पढ़ लें, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ लें, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लें। कभी ये लगता है कि नहीं एक ही दिन में पूरे को एक एक टॉपिक करके रिवाइज करूंगा। तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज मत करिए। जो भी चीजें आपको लग रहा है कि जिस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं उस तरीके से एक थॉट पे बने रहिए। एटलीस्ट 90 दिन, 90 दिन बने रहेंगे तभी उसका परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं तो ये दिमाग बाद में दिमाग में बात आती जाती है, एक स्ट्रेटेजी पे आप रुके नहीं रहते हैं और फिर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर होगा भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे तो अजीबोगरीब चीजें दे दी गई है ना। ठीक है, अजीबोगरीब चीज दी गई है। तो निरपेक्ष लाभ दोस्तों चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। निरपेक्ष लाभ जो है ऐसे ही देख लेते हैं, एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो ये रिकार्डो साहब है, कैसे भूल जाएंगे इनको। और निवेश गुणक की बात करें दोस्तों तो ये केन्स साहब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेएस मिल नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे पारस्परिक मांग का सिद्धांत में डाल दे रहा हूं। ठीक है, पारस्परिक मांग। ठीक है, ये हो गया जेएस मिल का। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र व्यापार से सुमेलित है। चलिए बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र व्यापार से सुमेलित है। स्वतंत्र व्यापार मतलब क्या होता है भैया? स्वतंत्र व्यापार मतलब क्या होता है पता होना चाहिए ना, कि स्वतंत्र व्यापार में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात सरकार कोई भी प्रशुल्क नहीं लगा पाएगा। अब प्रशुल्क मतलब क्या होता है कि जो आयात निर्यात की वस्तुएं होती हैं उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं। ठीक है, तो प्रशुल्क का अभाव हो जाएगा। जब स्वतंत्र व्यापार हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, प्रशुल्क का अभाव हो जाएगा। आप हमारे देश में आके बेचिए, हम आपके देश में जाके बेचेंगे, आपकी सरकार हमारी वस्तुओं का के संदर्भ में हस्तक्षेप नहीं करेगी, प्रशुल्क नहीं लगाएगी, हम आपकी वस्तुओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और प्रशुल्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र व्यापार के दोस्तों जन्मदाता की बात करें तो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ये एडम स्मिथ आते हैं, और इसीलिए दोस्तों एडम स्मिथ का बहुत बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में। यही आते हैं तो कहते हैं कि व्यापार जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, अगर जो हस्तक्षेप होगा ना तो फिर व्यापार ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिरांक हो तो व्यापार शर्त कैसा होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आशीष द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल क्या हो, स्थिरांक हो तो व्यापार शर्त कैसी होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ए के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, ए बोल रहे हैं क्या। प्रस्ताव वक्र किसने दिया था भाई, प्रस्ताव वक्र किसने दिया था, मार्शल साहब ने दिया था ना। एजवर्थ और मार्शल का नाम आता है प्रस्ताव वक्र के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है, तो प्रस्ताव वक्र किसने दिया था, मार्शल ने दिया था दोस्तों। और मार्शल ने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि दो देशों के बीच में जो विनिमय दर होता है अर्थात जो व्यापार का निर्धारण होता है उस बिंदु पे होता है जहां दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ना अनिर्धार्य हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है, अनिर्धार्य होता है, मतलब निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न
जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहां होगा, पहले से निर्धारण नहीं होगा। अगला प्रश्न कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हेक्सर-ओलिन व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण है। हेक्सर-ओलिन अगर जो आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। हेक्सर-ओलिन, हैबरलर, ठीक है, रिकार्डो, इन लोगों को छोड़ने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक, छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हेक्सर-ओलिन का जो सिद्धांत है वो एक लाइन की बात में आप समझ जाइएगा। ये कहते हैं कि इस देश को उस वस्तु का व्यापार करना चाहिए जिन वस्तुओं के उत्पादन में जो उसके साधन है वो ज्यादा उपलब्ध हैं वो देश में। सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि आपके देश में ज्यादा उत्पादन चावल के हो रहे हैं या चावल का उत्पादन ज्यादा होने की संभावना है, तो आपको चावल का ही उत्पादन करना चाहिए, अर्थात उसी वस्तुओं में विशिष्टीकरण आपको प्राप्त करना चाहिए जिन साधनों की प्रचुरता आपके देश में विद्यमान है, ठीक है, और उन प्रचुर साधनों का उत्पादन करके आपको दूसरे देशों में ले जा करके बेचना चाहिए। मतलब जो साधन आपके पास सबसे ज्यादा हैं या जो श्रम आपके पास सबसे कम कीमत पे उपलब्ध है, उसी श्रम और उसी साधन से आप क्या करिए, उत्पादन करिए। और साधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण ही क्या होता है कि दो देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिकार्डो के अनुसार व्यापार का निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार है? ठीक है, रिकार्डो के अनुसार व्यापार का निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए, तो ये भी छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रश्नों में गलतियां हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? या तो आप मेरी क्लास को लगातार देख नहीं रहे हैं, ठीक है, या तो कोई और बात है। जो लोग पुराने हैं उन लोगों से तो ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए ना। या तो आप लगातार मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, या अगर जो फॉलो कर भी रहे हैं तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फॉलो करना और सीरियस लेना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर जो फॉलो भी करते होंगे और सीरियस भी मुझे लेते होंगे तो बहुत आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते थे। मैं कितनी बार बताया हूँ कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के बारे में, ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने व्यापार का जो आधार माना है वो श्रम लागतों को माना है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना कि एक देश को उन साधनों के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए जिसमें उनकी श्रम लागत जो है वो कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है। ठीक है, बहुत बार मैंने बोला है हेक्सर-ओलिन, ठीक है, हैबरलर, रिकार्डो, इन सभी लोग के मान्यताओं को आपको याद रखना है, तैयार रखना है। एक प्रश्न बनते हैं, आवश्यक रूप से बनते हैं। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई कह रहा है कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि रेलवे में एनटीपीसी में 2019 में क्या हुआ था, 2019 में फॉर्म आया था, 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, अब 22 आ गया है।
मतलब आप मान के चलिए कि एक फॉर्म के लिए आप एक स्टूडेंट को 4 साल फंसाए रखे, 4 साल आप केवल और केवल एक एग्जाम के लिए फंसाए रहे। और अगर जो इस एक एग्जाम में मान लीजिए कि वो मेंस तक पहुंचता है, ठीक है, CBT 1 CBT 2 देखता है और फिर उसका फाइनल में नहीं होता है ना, तो स्टूडेंट फिर उसकी तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि युवा अवस्था ही उसकी खत्म हो जाएगी, है ना। उसकी अवस्था ही एक तरीके से युवा अवस्था ही आप खत्म कर देंगे। तो ये भी सिस्टम का एक बहुत ही खतरनाक पार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हैक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है। तो इन्होंने तकनीकी परिवर्तन को तटस्थ माना था, अर्थात स्थिर माना था, तकनीकी को परिवर्तित नहीं किया था, मतलब तकनीकी परिवर्तनशील नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस एक अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल हो जाने की रही है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस एक अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल हो जाने की रही है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सीगर प्रेबिस, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सीगर और प्रेबिस यही कहते हैं कि एक जो विकासशील देश है, अगर जो विकसित देश के साथ व्यापार करेगा तो जो विकासशील देश होगा उसमें उसको क्या होगी, हानि की प्राप्ति होगी, मतलब विकासशील देशों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे हमारा अपना ही देश है दोस्तों, हम दूसरे देश में काजू ले जाते हैं, दूसरे देश में हम दूसरे देश में क्या ले जाते हैं दोस्तों, चावल ले जाते हैं। तो दूसरे देश के क्या करते हैं ना कि वो पहले एक सैंपल को देखेंगे, मान लीजिए कि बोरी रखी हुई है, उसको थोड़ा सा टक देना मारे, उसमें से एक सैंपल निकाले। अगर जो उनको मेरा चावल पसंद नहीं है हम लोग का, तो कहेंगे ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे। तो क्या हुआ कि हमारा जो परिवहन लागत है यहाँ से ले जाने की, फिर वहां से ले आने की, तो भैया उतना में तो चावल का दाम ही निकल आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें शोषण होता है दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रस्ताव वक्र। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी प्रस्ताव वक्र की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रस्ताव वक्र किसने दिया था दोस्तों, मार्शल साहब ने दिया था, एजवर्थ मार्शल जो है ये प्रस्ताव वक्र इन लोगों ने दिया था दोस्तों। और इन्होंने इसमें बताया था कि एक वस्तु की जो मांग है दूसरी वस्तु के पूर्ति के संबंध में इन लोगों ने परिभाषित किया था, किसको, प्रस्ताव वक्र को। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं लिया आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट को एक लाइन में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम दी जा रही है। और दोस्तों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो 2 साल बाद, 4 साल बाद, कितने साल भी बाद आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्लास को आप देखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। ठीक है, वहाँ बिल्कुल दोस्तों आराम से सारी चीज़ों को कवर कराया जा रहा है। एडमिशन ओपन है दोस्तों, एडमिशन की जो फीस रखी गई है 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे मूव करेंगे दोस्तों कि सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित स्वरूपों में कौन सबसे निर्बल स्वरूप है। या दोस्तों आप एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों देखिए, एक और हमारा यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है एग्जाम न्यूज के द्वारा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, चैनल को आवश्यक रूप से डाउनलोड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यूज़ टीजीटी पीजीटी से आती है या अन्य परीक्षाओं से आती है उस न्यूज़ को मैं वहाँ पे दूँ, क्योंकि छोटा छोटा न्यूज़ दोस्तों इस यूट्यूब पे देना मुझे ठीक नहीं लगता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है, एग्जाम न्यूज के नेम से है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी शायद आप यूट्यूब में सर्च करें तो वो आपको अवेलेबल ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित स्वरूपों में कौन सबसे क्या है निर्बल स्वरूप है, मतलब मजबूत स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा या डी होगा? बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। अगर जो ए बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोस्तों, कि सबसे निर्बल स्वरूप जो होगा, मतलब कमजोर जो स्वरूप होगा वो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का होगा। तो देखिए दोस्तों, सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित स्वरूपों में सबसे निर्बल स्वरूप जो होगा वो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें मांग व पूर्ति के आधार पर व्यापार होगा, किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है? चलिए बताइए। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? तो मुक्त व्यापार संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को प्रेरित करता है। बात बिल्कुल 100% ये ठीक है। मुक्त व्यापार रहेगा दोस्तों तो हम अपने जो संसाधन है उसका सही मात्रा में प्रयोग करेंगे, कोई डाउट नहीं है। मुक्त व्यापार जो होता है ये एकाधिकार के सृजन को रोकता है, क्योंकि भैया हम क्या कर रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर व्यापार कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धियों की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मुक्त व्यापार औद्योगिक संरचना का विविधीकरण भी करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आय में परिवर्तन और आयात होना चाहिए यहाँ पे, शायद एक सेकंड रुक जाइए। आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, आय ही होना चाहिए, आयात नहीं होगा, आय ही होना चाहिए कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी विदेशी व्यापार गुणक बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आय में परिवर्तन निर्यात और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को विदेशी व्यापार गुणक बोलते हैं दोस्तों। और विदेशी व्यापार गुणक जो होता है वो यह बताता है कि जो आपकी निर्यात में वृद्धि हो रही है उसके परिणाम स्वरूप आपकी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये जो विदेशी व्यापार गुणक है वो ये बता रहा है कि आपके निर्यात में जो वृद्धि हो रही है उस निर्यात में हुए वृद्धि के कारण आपके राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो रही है। तो जितने लोग भी आप क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत, चलिए बताइए। अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? हैबरलर साहब ने दिया था। और डेविड रिकार्डो साहब ने किसका सिद्धांत दिया था? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो डेविड रिकार्डो साहब के बाद भी क्या आते हैं? हैबरलर साहब। तो डेविड रिकार्डो साहब जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत देते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों हैबरलर साहब और वो अवसर लागत का सिद्धांत देते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बी जो हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा कि व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के काट के रूप में। तो जो रिकार्डो साहब ने सिद्धांत दिया था
उसी के काट के रूप में अवसर लागत का सिद्धांत दिया था हैबरलर साहब ने। तो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रगतिशील और विकासशील देशों की विशेषता उसके द्वारा नव परिवर्तन की दर से मानी जाती है जिसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित होता है भाई? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या होगा भाई? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक गतिशील और विकासशील देश की विशेषता उसके द्वारा नव परिवर्तन की दर से मानी जाती है। नव परिवर्तन मतलब क्या? नए नए आइडियाज के द्वारा हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा इसमें? नवीन वस्तुओं एवं उत्पादन प्रक्रिया की संख्या जो देश प्रतिवर्ष अपनाता है, मतलब नई नई वस्तुएं आती हैं। ठीक है, और इसका उत्पादन प्रक्रिया भी दोस्तों क्या करता है? देश अपनाता है। दोस्तों आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आपको एनर्जी ड्रिंक के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब क्या आ गया है? एनर्जी ड्रिंक आ गया है। ठीक है, 120-20 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, उसमें लोग बता रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी प्रोटीन है, उसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, उसमें थोड़ा सा और भी बहुत सारे विटामिन है। ठीक है, तो एनर्जी ड्रिंक आया। क्यों आया? क्योंकि लोगों की जिंदगी जो है वो भाग दौड़ से बढ़ी हुई है। खान पीन का जो खाने पीने का जो स्तर है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, समय नहीं मिलता है डिनर लंच ब्रेकफास्ट करने को, तो हम क्या करेंगे? एनर्जी ड्रिंक को पिएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है कि नवीन वस्तुएं हम देख रहे हैं और उत्पादन प्रक्रिया की संख्या जो देश प्रतिवर्ष अपनाता है। बिल्कुल ठीक है, और देश के द्वारा आधुनिक तकनीकी के आयात करने तथा अनुकूलन की गति देने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक दोस्त है वो मुझे लेके गया था पिछले संडे को। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही थे, पीवीआर में थे, इलाहाबाद से जो लोग होंगे वो जानते होंगे। तो उसने बोला कि यार चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो मैं गया, देखा मैं, वो बोला 120 रुपए का है। चूंकि मेरे लिए पहला था, मैं मतलब एनर्जी ड्रिंक मैंने देखा था लेकिन 40-50 रुपये में मैक्सिमम मिलता था, लेकिन वहाँ पे 120 रुपए का एनर्जी ड्रिंक था। तो मुझे लगा यार ये चीज़ क्या है, और कोई उससे बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं है, वो बस एक दिमाग में क्या है? भ्रांति है और कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रिकार्डो द्वारा अपनाई गई निम्न मान्यताओं में से हैबरलर ने कौन सी मान्यता छोड़ दी थी? चलिए भाई बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। क्यों विविधता है भैया? बी होगा ना कि डी होगा। डी वाले थोड़ा सा निराश हो जाइए, बी वाले थोड़े से खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतें श्रम इकाइयों में परिकल्पित की जाती है। नहीं भैया, तो हैबरलर साहब ने ये जो श्रम इकाई है, श्रम उत्पादन लागतें श्रम इकाइयों में जो परिकल्पित होती है, जो रिकार्डो साहब ने कहा था, उसको अपनी मान्यता में नहीं अपनाया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हेक्सचर और ओहलिन के अनुसार वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य और राष्ट्रों के बीच व्यापार में अंतर का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है लाइक शेयर करने का। ठीक है, चलिए तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हेक्सचर ओहलिन जो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि एक राष्ट्र को उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए या उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करना चाहिए जो साधन उसके पास ज्यादा हैं या जिन वस्तुओं के उत्पादन करने में उसकी लागत कम होती है। साधन संपदा इट मीन्स कि जो वस्तुएं आपके पास प्राकृतिक रूप से ज्यादा हैं उन्हीं वस्तुओं का आप क्या करिए? उत्पादन करिए या विशिष्टीकरण प्राप्त करिए, या जिसपे आपको कम श्रम लागत पे जहां आप उत्पादन कर सकते हैं
वहां पे आप उत्पादन करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि देश की मुद्रा के मूल्यह्रास का अर्थ है। ठीक है, आशीष द्विवेदी जी पढ़ लीजिए। ठीक है, डिनर का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिना त्याग के सफलता नहीं मिलता है, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना कुछ खाए पिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि यार अब इसका टाइम हो गया है तो इसमें क्या करें, है ना। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना। तो देश की मुद्रा के मूल्य के देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का अर्थ ये होता है कि हमारी जो घरेलू मुद्रा होगी वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। और ये किस कारण होता है, ये बाजार के मांग व पूर्ति के क्रियाशीलन के कारण होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, संरक्षण से, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एक फर्म में और उद्योग में। सर ये फर्म क्या होता है, तो फर्म मतलब इसको आप कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक कंपनी में कार्य करने गया है या काम करने गया है। तो जो क्या होता है, एक संगठन होता है जो क्या करता है, एक वस्तु का उत्पादन करता है, एक संगठन के रूप में कार्य करता है, वही फर्म होता है। जैसे क्या हो गया कि एक ये, जैसे मान लीजिए कि एक जो फर्म हो गया, ये पतंजलि का फर्म हो गया साबुन का। ठीक है, साबुन उत्पादन करने के लिए पतंजलि ने एक फर्म तैयार किया है, लाइफबॉय ने तैयार किया है, डव ने तैयार किया है, पियर्स ने तैयार किया है। ठीक है, और ये सारे फर्म मिला करके क्या हो गए, एक उद्योग हो गए। ठीक है, तो अलग अलग रहेंगे तो एक एक फर्म कहलाएंगे। ठीक है, एक फर्म ये, एक फर्म ये, एक फर्म ये, एक फर्म ये। लेकिन जब सारे फर्मों को आप मिला देंगे तो आप कहेंगे कि ये साबुन उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में संबंधित है, तो शिशु उद्योग का तर्क संरक्षण के पक्ष में संरक्षण के पक्ष से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि उद्योग में ऑलरेडी बहुत सारी फर्में होती हैं, तो इस वजह से अगर जो कोई नई फर्म आती है उद्योग में, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट का मानना था कि क्या करना चाहिए कि नई फर्म जो आती है उसको संरक्षण देना चाहिए। नहीं तो जो पूरा उद्योग में पुराने फर्म लगे हैं ना, उन फर्मों से ये नया उद्योग कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए कि परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, चलिए कि परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, क्या उत्तर होगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि विनिमय जो दर निर्धारित होता है वो विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। तो छोटी सी बात है दोस्तों, जहां भी आपको दिखे कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो ये मांग व पूर्ति के आधार पे ही विनिमय दर का निर्धारण होता है। अगला, मुद्रा का मूल्य का अवशोषण सिद्धांत दिया, बच्चों वाला प्रश्न है भाई। ये तो सबको आता होगा, रुकने की कोई जरूरत है क्या, रुकने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है ना। ठीक है, तो किसने दिया था, सिडनी एस अलेक्जेंडर ने दिया था। और मूल्य का अवशोषण सिद्धांत में क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि एक जो अल्पविकसित देश होता है ना, वो जितना उत्पादन करता है
उससे ज्यादा उपभोग कर लेता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला, विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, कि विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। तो क्या होगा भाई, अगर जो ऊंचा होगा, देखिए अभी हमने पीछे देखा है ना कि यहाँ पे मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की दर अगर जो ऊंची होगी ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा मूल्य ह्रास हो जाएगा ना भाई। छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है, फिर भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो। मतलब एक देश में महंगाई कम है, दूसरे देश में क्या है, महंगाई ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मूल्य ह्रास ही तो होगा ना भैया। तो ऑप्शन नंबर सी ही तो हो जाएगा ना। तो सी जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वेस्टफेल परीक्षण का संबंध है। वेस्टफेल परीक्षण का संबंध किससे है? ये भी बच्चों वाला ही प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी लोग को पता होगा कि शिशु उद्योग तर्क से और वेस्टफेल परीक्षण के अंतर्गत ये बात कही गई है कि एक अगर जो उद्योग शिशु है तो उसको क्या करना चाहिए, तभी संरक्षण देना चाहिए जब वो संरक्षण के काबिल हो, संरक्षण देने की उसको जरूरत हो। पहले से ही अगर जो वो मजबूत है तो उसको संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, अनुकूलतम शुल्क वह है जो क्या करे? अब ये भी बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी निकलते हैं यहाँ से भी। तो अनुकूलतम शुल्क वह होता है जिस शुल्क से सुलाभ को अधिकतम करे। ठीक है, मतलब उस शुल्क से क्या हो कि लाभ अधिकतम हो, सुलाभ अधिकतम हो। ठीक है, तो अनुकूलतम शुल्क वो होता है कि जो शुल्क आप दे रहे हैं उस शुल्क से आपको लाभ अधिकतम हो। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क जा रहे हैं, आप चुंगी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आप चुंगी दे रहे हैं, तो उसी स्थिति में आपको सड़क अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर ये छोटा सा प्रश्न आ गया दोस्तों, चलिए बताइए। ठीक है, तो क्रय शक्ति समता का सिद्धांतन कैसल साहब ने किया था और इसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्या कहा था दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उसकी क्रय समता के द्वारा निर्धारित होता है। तो क्रय शक्ति समता का सिद्धांत किसने दिया था? कैसल साहब ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण उसकी क्रय समता के आधार पे होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क आधारित है, किस पे आधारित है भैया बताइए? थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से। चलिए, थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों इट मीन्स कि जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है रिकार्डो साहब का, उसी पे ये क्या है, आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए बोल रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि हवाला क्या है भाई? ठीक है, हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम मुझे हवाला दे रहे हो। ठीक है, चलिए बताइए हवाला क्या होता है? ठीक है, हवाला क्या होता है बताइए? बिल्कुल ठीक है, तो विदेशी विनिमय का ये अवैधानिक लेन देन होता है। बिल्कुल ठीक है, तो विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर जाएंगे कि निम्न में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहते हैं? विश्व अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? और दोस्तों मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं निश्चिंत होकर सारे कंटेंट को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। आपको जितनी भी वीडियो लेक्चर वहाँ पे दी जा रही है सारे वीडियो लेक्चर को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जितने भी नोट्स दिए गए हैं सारे नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज जितने दिए जा रहे हैं सारे टेस्ट सीरीज को एक बार नहीं बहुत बार अटेम्प्ट करिए,
ठीक है, देखिए कितना कितना सुधार हो रहा है। ठीक है, और जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं दोस्तों, आप आवश्यक रूप से एडमिशन ले लीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो एप्लीकेशन पे जितनी भी चीज़ें दी जा रही हैं उसको आप रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे हमारे साथ क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल 2,000 रुपया दोस्तों। तो 2,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि विश्व व्यापार संगठन की बात आप लोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ क्या है दोस्तों? वो है विश्व व्यापार संगठन। और दोस्तों इसे क्यों कहा जाता है तृतीय स्तंभ? क्योंकि ये अलग अलग देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को स्थापित करता है, और यही दोस्तों विश्व व्यापार संगठन है जिसके कारण हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठे कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे वस्तुओं को क्या करने के लिए दोस्तों? बहिष्कृत करने के लिए आह्वान नहीं कर सकते। जैसे आप लोग को लगता है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल देते हैं कि हमको चाइना की वस्तुएं नहीं यूज करनी चाहिए? हमारे देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं अपील कर देते हैं कि चाइना की वस्तुओं को आप ना खरीदिए? भाई हम अब स्वतंत्र नहीं है, हम भी सैकड़ों देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, हमको भी पेट्रोलियम चाहिए, हमको भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हम भी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, हम भी अपने वस्तुओं को दूसरे देश में बेच रहे हैं। तो अगर जो हम चाइना को कह देंगे कि कोई प्रधानमंत्री कह दे कि चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करिए, तो आप सोचिए कि फिर ये क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन क्या करेगा? ठीक है, अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार कैसे हो जाएंगे? तो ये वो रीजन है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति बोलते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कभी नहीं बोलेगा, ये आपके ऊपर है कि उसको बहिष्कार करिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि विशेष आहरण अधिकार को सदस्य राष्ट्रों में निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? चलिए बताइए। हाँ, फ्राइडे को टेस्ट होगा इस बार, फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका, फ्राइडे को टेस्ट होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान। ठीक है, तो एसडीआर जो होता है दोस्तों, अर्थात विशेष आहरण अधिकार, ये सदस्य राष्ट्रों को निम्नलिखित में से किनके भुगतान में आवंटित किया जाता है? तो आईएमएफ के अंशदान के रूप में। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? देखिए कुछ लोग 1970 करेंगे, लेकिन 1970 राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, 1971 होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार का संचालन प्रारंभ हुआ 1971 के अंतर्गत। ठीक है, 1971 के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था वो अपने सदस्य देशों को उसके उन देशों में आय भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए जो देता था वो अमेरिकी डॉलर देता था। 1971 के पहले अमेरिकी डॉलर, लेकिन 1971 के बाद दोस्तों क्या आया? एसडीआर आया, अर्थात विशेष आहरण अधिकार आया। अगला, पर यह बही खाता होता है, वास्तविक रूप में कोई मुद्रा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई, कब की गई भाई बताइए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मतलब क्या बात कर रहा है भाई? ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये विश्व बैंक की क्या है दोस्तों? विश्व बैंक की ही तो एक इकाई है ना दोस्तों। ये क्या करता है? ये इसे उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। ठीक है, आईडीए की बात हो रही है यहाँ पे, आईडीए, आईडीए ये विश्व की सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है, क्योंकि ये कम ब्याज दरों पे ऋण देता है या ना के बराबर ब्याज दरों पे ये ऋण देता है और दीर्घकालीन ऋण देता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि विश्व ऋण की सुलभ खिड़की। अगला, विश्व बैंक प्रदान करता है, विश्व बैंक क्या प्रदान करता है भाई बताइए? विश्व बैंक प्रदान करता है, चलिए अच्छा सा प्रश्न है, विश्व बैंक क्या प्रदान करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, सी, मुलायम एवं कठोर दोनों प्रकार के ऋण। मुलायम मतलब क्या
कि कम ब्याज दर पे ऋण, और कठोर मतलब क्या, ज्यादा ब्याज दर पे ऋण। अगला, अंकटाट की स्थापना हुई थी, क्योंकि 9 बजे से आपकी पॉलिटी की भी क्लास शुरू हो जाती है ना। चलिए बताइए कि अंकटाट की स्थापना कब हुई थी। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए। अंकटाट की स्थापना कब हुई थी? अंकटाट का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1964 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। बैकवाश प्रभाव की अवधारणा की किसको दिया जाता है भाई? इजी सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं गुरनार मेडल को, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो गुरनार मेडल ने एक पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ठीक है, तो उसी में इन्होंने बैकवाश प्रभाव की बात की थी। अगला प्रश्न था कि समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया कि समृद्धि की जो प्रक्रिया होगी वो अस्थिर होगी, स्थिर नहीं होगी, अस्थिर होगी। ये विचार किसने दिया था भाई बताइए? बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी हैरड डोमर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हैरड डोमर ने कहा था कि समृद्धि की प्रक्रिया जो होगी वो अस्थिर होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रों में से किसने असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं किया? असंतुलित समृद्धि का समर्थन किसके द्वारा नहीं किया गया भाई? तो जितने लोग भी सीगर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। एक होता है संतुलित समृद्धि, दूसरा होता है असंतुलित समृद्धि। संतुलित समृद्धि का मतलब क्या होता है? संतुलित समृद्धि का मतलब ये होता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं ए बी सी डी, तो इन चारों क्षेत्र में समान मात्रा में निवेश करके चारों क्षेत्रों का विकास करिए। और असंतुलित समृद्धि क्या होता है कि ए बी सी डी, अगर जो ये 4 क्षेत्र हैं तो इसमें से बी और डी में अगर जो ज्यादा निवेश करके ज्यादा लाभ प्राप्ति करने की संभावना है तो बी और डी में ज्यादा निवेश करिए, बाद में इससे जो लाभ प्राप्त होता है उसे सी और बी और सी में निवेश कर दीजिए, जिससे अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। और असंतुलित समृद्धि के अंतर्गत की बात कौन कौन करता है दोस्तों? ये हर्समैन करते हैं, रॉल्फ डेविस करते हैं और रोडान करते हैं। ठीक है, और संतुलित समृद्धि की बात कौन करता है? रैगनर नर्स करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अद्वैतवाद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ, ठीक है, चलिए द्वैतवाद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ। द्वैतवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी, एक सेकंड, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया। रोडान होगा दोस्तों, सॉरी रोडान होगा। ठीक है, रोजेस्टीन रोडान होगा। ये संतुलित समृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, ए होगा वहां पे। ठीक है, ये होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, रोजेस्टीन रोडान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि द्वैतवाद अर्थव्यवस्था वह है जहां, क्या हो भाई? द्वैतवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जहां पे हम आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र और परंपरागत जीवन निर्वहन क्षेत्र एक साथ का अस्तित्व विद्यमान हो। जैसे हम क्या करें, हम गांधी जी ने जो लघु एवं कुटीर उद्योग की अवधारणा दी उस पर भी काम करें, साथ ही साथ हम अमेरिका, रूस, जापान से टेक्नोलॉजी भी मंगवाएं, नई टेक्नोलॉजी भी विकसित करें, दोनों को हम समन्वित करके चलें। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, अपना कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके ठीक हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आराम से दोस्तों वहाँ पे एक दो वीडियो रोज देखते रहिए, साथ ही साथ में हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी भी इकोनॉमिक्स की आपको नोट्स दी जा रही है सारे नोट्स को पढ़ते रहिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसको एक बार नहीं बहुतों बार अटेम्प्ट करके देखिए कि कितना सुधार हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और जो वैलिडिटी आप कोर्स है ये आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल 2000 रुपये दोस्तों। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस नंबर पे 9415 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि अगर जो 1 घंटे 30 मिनट एप्लीकेशन पे और 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे आप हमारे साथ पढ़ते रहे तो आपको इकोनॉमिक्स में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। सारी चीजें दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए पीजीटी और टीजीटी का मैं 10 टेस्ट पेपर आपको आपके एग्जाम तक प्रोवाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के आधार पे। ठीक है, और ये 10 टेस्ट सीरीज है ना, इसमें मैं आपको 1250 क्वेश्चन का क्या दे रहा हूँ दोस्तों
कि एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट दीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जाएगा और एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 300 रुपये है दोस्तों। तो एडमिशन लेने के लिए 300 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही है उसमें दोस्तों एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जूही शुक्ला जी, आदित्य जी, रश्मि तिवारी जी, ललिता जी, रेणु जी, निक्की जी, आशुतोष जी, प्रियम मिश्रा जी, अरुणिमा पटेल जी, रुखसार जी, संजय जी, नेहा जी, मीनू जी, निक्की खान जी, सुनीता तिवारी जी, ललिता साकी जी, देवेंद्र जी, शिवानी जी, उर्मिला जी, देवेंद्र जी, जयंत जी, आशीष द्विवेदी जी, दासमती जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। देवेंद्र जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।